हेडलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और दुनिया भर के जो जटिल विषय हैं उनको उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें आपके लिए मतलब सुनने वालों के लिए सरल और समझने लायक बना सकें। मैं हूं किरण। और मैं हूं शशि। और आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो भारत में शायद हर घर से जुड़ा है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा। मतलब क्या ये दो अलग अलग रास्ते कभी एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल आज बहुत अहम हो गया है। हमारे पास इस विषय पर कई लेख हैं, कुछ शोध पत्र भी हैं जो इस कह सकते हैं घालमेल, इसकी चुनौतियों और संभावनाओं पर रोशनी डालते हैं। हाँ। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का रिश्ता कैसा है। क्या ये दुश्मन है या पड़ोसी हैं या फिर साथी बन सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ अकेडमिक नहीं है ना? भारत में तो दादी नानी के नुस्खे और मॉडर्न मेडिकल स्टोर वो एक ही गली में मिल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। आयुष मंत्रालय मतलब जो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को संभालता है, वो बताता है कि ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, कितना? हमारे सूत्रों के मुताबिक देखिए 2014 में ये करीब $3 बिलियन का था। ओके। 2020 तक ये $18 बिलियन पार कर गया। अरे बाप रे। और 2023 में तो अनुमान था कोई $24 बिलियन तक पहुंचने का। जबरदस्त बढ़ोतरी है ये तो। हाँ, और आयुष स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल भी बढ़ा है। बता रहे हैं कि 2022 तक करीब 8.4 करोड़ लोग इन केंद्रों से सेवाएं ले चुके थे। तो साफ है कि लोग दोनों तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारी चर्चा का मकसद है इन स्रोतों के जरिए समझना कि इन दोनों चिकित्सा प्रणालियों के बीच ये जो सह अस्तित्व है या प्रतिस्पर्धा है या सहयोग, इसकी क्या संभावनाएं हैं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इनका एकीकरण मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता खोल सकता है? बिल्कुल। चलिए इस दिलचस्प मुद्दे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले दोनों को थोड़ा बुनियादी तौर पर समझ लेते हैं, है ना? आयुर्वेद, जैसा नाम से ही जाहिर है, आयु का वेद यानी जीवन का विज्ञान। ये भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। हाँ, इसकी जड़ें बहुत गहरी मानी जाती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों और चिकित्सकों तक पहुंचा, लेकिन इतिहास से ज्यादा जरूरी है इसका मूल सिद्धांत। बिल्कुल। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर 3 मूल ऊर्जाओं या दोषों पर चलता है, वात, पित्त और कफ, इनके संतुलन पर। हाँ। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो रोग होता है। और ये सिर्फ शरीर की बात नहीं करता, ये मन और आत्मा को भी साथ लेकर चलता है। मतलब एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है। प्रकृति के साथ तालमेल पर भी बहुत जोर है इसमें। हाँ, और इलाज की बात करें तो इलाज में देखिए, जड़ी बूटियां हैं, पंचकर्म जैसी शुद्धिकरण या कह लीजिए डिटॉक्स की प्रक्रियाएं हैं, सही खान पान और जीवन शैली, जिसे वो आहार विहार कहते हैं, उस पर जोर है। साथ ही योग और ध्यान भी इसका हिस्सा है। और दावा क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? दावा ये किया जाता है कि आयुर्वेद बीमारी के लक्षणों को सिर्फ दबाता नहीं है, बल्कि उसकी जड़ पर काम करता है। और ये भी जानना दिलचस्प है कि आयुर्वेद में भी आधुनिक चिकित्सा की तरह अलग अलग विशेषज्ञताएं रही हैं, जैसे सर्जरी, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं। अच्छा, सर्जरी भी? हाँ, और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य यानी साइकाइट्री, जिसे वो भूत विद्या कहते थे, उसका भी जिक्र है। तो ये दिखाता है कि ये एक काफी व्यापक प्रणाली रही है अपने समय में। दूसरी तरफ है आधुनिक चिकित्सा, जिसे हम एलोपैथी भी कह देते हैं। हाँ। इसका आधार है वैज्ञानिक पद्धति और प्रमाण, खासकर वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी आरसीटीज। हाँ, आरसीटीज आजकल तो किसी भी इलाज की प्रभावशीलता जांचने का यही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ना? बिल्कुल, एकदम। और इसका फोकस अक्सर लक्षणों पर तुरंत राहत देने का होता है। इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है, स्कैन है, ब्लड टेस्ट हैं, ये सब सटीक निदान में मदद करते हैं। इलाज भी बहुत विशिष्ट होते हैं, मतलब स्पेसिफिक, जैसे इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे दी, या कोई अंग खराब है तो सर्जरी कर दी। और इमरजेंसी में तो खैर इसका कोई मुकाबला नहीं। हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो, तब तो आधुनिक चिकित्सा ही जान बचाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब दोनों के रास्ते इतने अलग हैं, तो इन्हें मिलाने या एकीकृत करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, पारंपरिक प्रणालियों, खासकर आयुर्वेद के कुछ मजबूत पहलू हैं। ये अक्सर ज्यादा सुलभ होती हैं, है ना? छोटे शहरों, गांवों में आसानी से मिल जाती हैं। और शायद ज्यादा सस्ती भी होती हैं कई लोगों के लिए। हाँ, ये भी है। और समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हें पीढ़ियों से इस्तेमाल करता आया है। भरोसा है लोगों का इन पर। और जैसा हमने शुरू में देखा, इनका बाजार भी बढ़ रहा है और इस्तेमाल भी।
तो ये सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी है। बिल्कुल। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा अक्सर पूरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बीमारियों से बचाव मतलब निवारक देखभाल पर ज्यादा ध्यान देती है। ये आधुनिक चिकित्सा के रोग केंद्रित मॉडल का एक अच्छा पूरक बन सकता है। दुनिया भर में भी इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर का चलन बढ़ रहा है, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, कोशिश यही है कि दोनों पद्धतियों की जो ताकत है उसका इस्तेमाल मरीज के भले के लिए किया जाए। उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा ना किया जाए, बल्कि साथ लाया जाए। लेकिन ये साथ कैसे आ सकते हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि इनके बीच 3 तरह के रिश्ते हो सकते हैं, या कह लें 3 मॉडल बन सकते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धी मॉडल, कॉम्पिटिटिव। हाँ, इसमें तो सीधी टक्कर है। दोनों सिस्टम एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो पेशेवर संगठन है, जैसे डॉक्टरों के एसोसिएशन, वो एक दूसरे की आलोचना करते हैं। बात शायद कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाती होगी। बिल्कुल। दोनों अपनी खूबियां गिनाते हैं और दूसरे की कमियां बताकर मरीजों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये मॉडल दिखाता है कि ये सिर्फ मेडिकल मामला नहीं है, इसमें व्यावसायिक हित भी जुड़े हैं। और भरोसे का टकराव तो है ही। अच्छा, दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा है सह अस्तित्वकारी मॉडल, कोएग्जिस्टेंस। यहाँ थोड़ी शांति है। दोनों एक दूसरे के वजूद को स्वीकार करते हैं, पर अपनी अपनी हदें तय रखते हैं। मतलब एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल नहीं देते। मरीज खुद तय करता है कि उसे किधर जाना है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर शायद ही दूसरी पद्धति आजमाने की सलाह दे। हो सकता है एक ही क्लिनिक में दोनों तरह के डॉक्टर बैठे, पर वो आपस में मरीज रेफर नहीं करते, अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। और तीसरा मॉडल, जिसे हमारे स्रोत आदर्श मानते हैं, वो है सहयोग मॉडल, कोऑपरेशन। सुनने में ये सबसे अच्छा लगता है। हाँ, आदर्श एकीकृत चिकित्सा मॉडल जैसा कुछ। बिल्कुल। यहाँ दोनों धाराओं के पेशेवर एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे की विशेषज्ञता का सम्मान करते हैं और मिलकर मरीज के लिए सबसे अच्छा इलाज चुनते हैं। इससे आधुनिक चिकित्सा के निवारक पहलू में भी सुधार हो सकता है ना, जो अभी काफी हद तक दवा केंद्रित है। सही कहा। लेकिन क्या ये सहयोग मॉडल वाकई संभव है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये जमीनी हकीकत बन सकता है, खासकर जब हम चुनौतियों की बात करते हैं? हाँ, चुनौतियां तो होंगी। हमारे स्रोत कई बड़ी दिक्कतें गिनाते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी, भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट। बिल्कुल सही कहा। दोनों तरफ के लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। किसी को आयुर्वेद से फायदा हुआ होगा, किसी को नहीं। किसी को आधुनिक चिकित्सा ने बचाया होगा, किसी को शायद साइड इफेक्ट झेलने पड़े हों। और ये किस्से कहानियां फिर किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन समस्या तब गंभीर होती है जब आयुष समर्थक, मान लीजिए कैंसर या डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों के पूरी तरह ठीक होने के दावे करते हैं और उन दावों के पीछे मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं दे पाते। बिल्कुल। इससे शक पैदा होता है। आधुनिक चिकित्सा जगत में सवाल उठते हैं। दूसरी चुनौती है तकनीकी और वैचारिक भिन्नता। देखिए, आयुष भी कोई एक चीज नहीं है। इसमें योग भी है, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी। हाँ, योग को तो फिर भी वैज्ञानिक आधार मिलने लगा है, आधुनिक डॉक्टर भी उसे अपनाने लगे हैं। लेकिन आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो दोषों वाला, वात पित्त कफ के आधार पर व्यक्ति की प्रकृति को समझकर इलाज करना, उसे आधुनिक चिकित्सा के मानक मतलब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स के साथ मिलाना मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा एक ही बीमारी के लिए ज्यादातर एक जैसा इलाज सुझाती है, जबकि आयुर्वेद हर व्यक्ति के लिए अलग राय दे सकता है। इस फर्क को कैसे पाटे, ये एक बड़ा सवाल है। फिर आते हैं कामकाज से जुड़ी यानी ऑपरेशनल चुनौतियां। अगर सहयोग मॉडल में टीम बनानी है तो हर सदस्य को अपनी सीमा पता होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। आयुर्वेदिक डॉक्टर को कब मरीज एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेजना है और एलोपैथिक डॉक्टर को कब आयुर्वेदिक सलाह लेनी है, और ज्यादातर आधुनिक डॉक्टरों को आयुर्वेद की गहरी समझ नहीं होती। तो वो सही फैसला कैसे लेंगे? उन्हें शायद आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बातों पर ही निर्भर रहना पड़े। और जहां पहले से ही भरोसे की कमी हो, वहां ये मुश्किल हो सकता है। और मरीजों के पास भी अक्सर इतनी जानकारी नहीं होती कि वे खुद समझदारी भरा फैसला ले सकें। नियमन और गुणवत्ता का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, रेगुलेशन एंड क्वालिटी। एक चिंता क्रॉस प्रैक्टिस की है। मतलब ये कि एलोपैथिक डॉक्टर बिना पूरी जानकारी के आयुर्वेदिक दवा लिखते, या आयुर्वेदिक डॉक्टर उन चीजों का इलाज करने लगें जिनमें आधुनिक चिकित्सा की जरूरत है, जैसे इमरजेंसी या सर्जरी। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल जैसी संस्थाओं ने तो चेतावनी भी दी है कि ऐसा करना अनैतिक है। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। क्या आयुर्वेदिक कॉलेजों में उतनी ही सख्ती और वैज्ञानिकता है जितनी मेडिकल कॉलेजों MBBS में?
कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि कई आयुष कॉलेज शायद राजनीतिक पहुंच की वजह से चल रहे हैं, और अगर एमबीबीएस जैसे कड़े नियम लागू हो जाएं तो शायद टिक ना पाएं। ये भी एक आरोप है। एक और अहम फर्क, एलोपैथिक दवा दुकानों पर तो प्रशिक्षित फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है ना? जी हाँ। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार आयुष दवा दुकानों के लिए ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और आयुष दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल, उनकी सही लेबलिंग, खासकर उनमें क्या सामग्री है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी साफ जानकारी देने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। और ये जो एक बहुत आम धारणा है और खतरनाक भी, कि आयुर्वेदिक है तो सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, हर्बल है तो सेफ है, बहुत सुना है। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये सोचना खतरनाक हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दवा को बिना सोचे समझे लेना। हर्बल दवाओं से भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, लिवर खराब होने तक की खबरें आई हैं। खासकर जब लोग बिना विशेषज्ञ सलाह के खुद ही इलाज करने लगते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी दीवार है शोध और साक्ष्य की कमी, रिसर्च एंड एविडेंस। आयुर्वेद के इलाजों पर उच्च गुणवत्ता वाले रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, आरसीटीज, हाँ, वही जो आधुनिक चिकित्सा में प्रमाण का आधार है, वो बहुत कम हुए हैं। कुछ हुए भी हैं, जैसे डायबिटीज पर, गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर और पेट की समस्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर। तो उनके नतीजे कैसे रहे? नतीजे मिले जुले रहे। कुछ में आयुर्वेद को फायदेमंद पाया गया, कुछ में नहीं। तो मतलब अभी तस्वीर साफ नहीं है। जानकारों का यही कहना है कि अगर आयुर्वेद को मुख्यधारा में जगह बनानी है तो उसे भी उन्हीं वैज्ञानिक पैमानों पर खरा उतरना होगा जिन पर आधुनिक चिकित्सा को परखा जाता है। विश्वास इसी से बनेगा। और हाल का एक बड़ा विवाद तो सर्जरी की अनुमति को लेकर खड़ा हुआ था, याद है? हाँ। जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को रेगुलेट करती है, उन्होंने कुछ खास तरह की सर्जरी करने की इजाजत आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट्स को दी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो आधुनिक डॉक्टरों का मुख्य संगठन है, उसने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ये मरीजों की सुरक्षा के साथ खेलवाड़ है। तो चुनौतियां तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ कोशिशें हो रही हैं परंपरागत चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और इसे ज्यादा व्यवस्थित करने की। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का ICD-11 अपडेट। हाँ, ये जानना जरूरी है। ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं को कोड देने की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। तो इसमें नया क्या है? 2025 में जो इसका 11वां संस्करण ICD-11 लागू होगा, उसमें पहली बार पारंपरिक चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी शामिल हैं, के निदानों के लिए एक अलग चैप्टर जोड़ा गया है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि अब दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के इस्तेमाल और उसके असर का डेटा इकट्ठा और ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब अब पता चलेगा कि कौन सी पारंपरिक चिकित्सा कहाँ कितनी इस्तेमाल हो रही है और उसका क्या नतीजा निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल। इससे सरकारों को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, शोध को बढ़ावा मिलेगा और शायद मरीजों की देखभाल भी बेहतर होगी। खास बात यह है कि ये अपडेट डुअल कोडिंग की इजाजत देता है। डुअल कोडिंग वो क्या है? मतलब डॉक्टर एक ही मरीज के लिए आधुनिक निदान जैसे टाइप 2 डायबिटीज और पारंपरिक निदान जैसे आयुर्वेद में प्रमेह, दोनों का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे दोनों पद्धतियों के बीच तुलना और एकीकरण में मदद मिल सकती है। ये तो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प विचार हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 में सामने आया, गणेश का। गणेश, भगवान गणेश? हाँ, नाम तो उन्हीं पर है। ये प्रस्ताव इटली के एक डॉक्टर एंटोनियो मोरांडी ने रखा था। गणेश का पूरा नाम है ग्लोबल आयुर्वेदिक नेटवर्क फॉर एक्सीलेंस इन साइंस हार्मोनाइजेशन। अच्छा, तो ये क्या करेगा? इसका मकसद है आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ लाने के लिए एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना। ये आयुर्वेद के मानकीकरण, शोध और दुनिया भर में स्वीकृति जैसी चुनौतियों का समाधान खोजने की एक कोशिश है। और नाम गणेश रखा, जो बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। शायद ये भी एक संकेत है कि रास्ता आसान नहीं है। हाँ, शायद यही बात है। तो ये तो हुई एकीकरण की कोशिशें और उनमें आने वाली बाधाएं, लेकिन इस पूरी बहस में ये भूलना नहीं चाहिए कि शायद दोनों पद्धतियों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी ताकतें हैं। शायद सवाल ये या वो का नहीं, बल्कि कब क्या का है। बिल्कुल, हमारे स्रोत भी यही इशारा करते हैं।
आयुर्वेद अक्सर पुरानी, लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। क्रोनिक डिजीज जिन्हें कहते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, त्वचा की एलर्जी, पाचन की समस्याएं जैसे एसिडिटी या कब्ज, मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव या नींद की दिक्कतें, इनमें भी आयुर्वेद की भूमिका हो सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं, जैसे महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी हार्मोनल दिक्कतें होती हैं, उनमें भी इसे फायदेमंद पाया गया है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक चिकित्सा की जरूरत कहाँ है, ये भी साफ है। किसी भी तरह की इमरजेंसी, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, तेज इन्फेक्शन जैसे टाइफॉइड, मलेरिया या हाल का कोविड, जब तुरंत जान बचाने का सवाल हो, बिल्कुल, या सर्जरी और आईसीयू जैसी गहन देखभाल की जरूरत हो, लक्षणों पर तेजी से काबू पाना हो, जैसे बहुत तेज दर्द या बुखार, तो आधुनिक चिकित्सा ही सबसे कारगर है। अपेंडिक्स का दर्द उठे तो कोई जड़ी बूटी नहीं खाएगा, है ना? तुरंत ऑपरेशन ही इलाज है। जाहिर सी बात है। तो साफ है कि दोनों की अपनी अहमियत है। ऐसे में आगे का रास्ता क्या हो सकता है? ये दोनों प्रणालियां कैसे बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकती हैं? स्रोतों में कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम तो शायद वही है, मजबूत वैज्ञानिक सबूत जुटाना, एविडेंस। हाँ, आयुष, खासकर आयुर्वेद के इलाजों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से परखना होगा। आरसीटीज करने होंगे। जो इलाज कारगर साबित हो उन्हें अपनाना चाहिए और जो अप्रभावी हो उन्हें छोड़ना होगा। अगर पुख्ता सबूत हो तो दोनों पद्धतियों के अच्छे पहलुओं को मिलाकर एकीकृत गाइडलाइंस भी बन सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा, शिक्षा के स्तर को बेहतर करना होगा। आयुष शिक्षा में वैज्ञानिक कठोरता लाने की जरूरत है ताकि उसकी गुणवत्ता आधुनिक चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस के बराबर मानी जा सके। हालांकि ये भी एक पेचीदा सवाल है कि क्या एमबीबीएस के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए या बीएएमएस के छात्रों को आधुनिक चिकित्सा? हाँ, ये क्रॉस एजुकेशन थोड़ा जटिल है। शायद वैकल्पिक विषय या ब्रिज कोर्स एक रास्ता हो सकते हैं। इस पर सोचना होगा। तीसरा, एक मजबूत और स्पष्ट नियामक ढांचा, मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। इसमें सहयोग, कब मरीज को रेफर करना है, जवाबदेही और खासकर दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी के लिए कड़े नियम होने चाहिए। एक स्रोत ने तो ये भी सुझाव दिया है कि होम्योपैथी को शायद आयुष से अलग करके देखना चाहिए। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि उसके वैज्ञानिक आधार पर ज्यादा सवाल हैं और वो मूल रूप से भारतीय पद्धति भी नहीं है, तो शायद उसे अलग से डील करना बेहतर हो। ये एक अलग बहस है। चौथा सुझाव क्या है? चौथा, एक वास्तविक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना। लक्ष्य एक दूसरे को हटाना नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक बनना होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों के सर्वश्रेष्ठ का इस्तेमाल मरीज के हित में हो। बिल्कुल। जैसे डायबिटीज के मरीज आधुनिक दवाएं लेते रहें, लेकिन साथ में खानपान और जीवन शैली पर आयुर्वेदिक सलाह अपनाएं। या कैंसर के मरीज कीमोथेरेपी ले रहे हों तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर की सलाह से कुछ आयुर्वेदिक सहायक उपचार लें। हाँ, ये सुनने में काफ़ी व्यवहारिक लगता है, सप्लीमेंट्री केयर जैसा। और शायद अंत में लक्ष्य वही होना चाहिए जो अमेरिका के एक डॉक्टर और वैक्सीन एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर पॉल ऑफिट। वो कहते हैं कि असल में पारंपरिक या वैकल्पिक जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। मतलब? उनका कहना है कि दवाएं सिर्फ दो तरह की होती हैं, वो जो काम करती हैं और वो जो काम नहीं करती। अच्छा। और जो दवा काम करती है वो हर डॉक्टर के पास उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उसकी खोज आयुर्वेद की किसी ऋषि ने की हो या किसी मॉडर्न लैब में हुई हो। भेद खत्म होना चाहिए। क्या बात कही है। अंततः तो यही मायने रखता है कि मरीज को फायदा हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा में देखा कि कैसे आयुर्वेद की सदियों पुरानी समझ और आधुनिक विज्ञान की ताकत दोनों की अपनी जगह है। इन्हें एक साथ लाने का रास्ता आकर्षक तो है, लेकिन आसान नहीं। भरोसे, सबूत, गुणवत्ता और नियमों की गंभीर चुनौतियों से भरा हुआ है। हाँ, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ICD-11 जैसे कदम या गणेश जैसे विचार वैश्विक स्तर पर मानकीकरण और एकीकरण की दिशा में उम्मीद जगाते हैं, पर जमीनी हकीकत बदलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। और ये सिर्फ डॉक्टरों या नीति बनाने वालों की बहस नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे और सुनने वालों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों और देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करता है। बिल्कुल। इन बारीकियों को समझना हमें अपने लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। हाँ। तो आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक सबूत और वैश्विक मानकों पर जोर बढ़ रहा है,
आपको क्या लगता है भविष्य में कौन सी पारंपरिक प्रथाएं या इलाज मुख्यधारा की चिकित्सा का हिस्सा बन पाएंगे और कौन से शायद इतिहास बनकर रह जाएंगे? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपने स्वास्थ्य के लिए परंपरा और विज्ञान के इस ताने बाने में सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सुनते रहिए हेडलाइन।